हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोग देख रहे हैं हमारा टॉपिक क्या है, कैरोलाइन एज। कोई कोई इसे कैरोलिन एज भी कहते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होते है 1625 में और ये ख़त्म हो रहा है 1649 में। और ये 24 सालों तक रहा कैरोलिन एज। और इसके बाद का जो एज आता है वो आता है इंटररेग्नम एज और उसके बाद रेस्टोरेशन एज। मगर आज हमारा जो फुल फोकस रहेगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कैरोलिन एज पे रहेगा। तो ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो चार्ल्स द फर्स्ट जो है वो अपने पिता की तरह, जिनको उनके पिता का नाम नहीं पता है बता देता हूँ, जेम्स द फर्स्ट उनके पिता का नाम है। तो अपने पिता की तरह ही उन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड इन तीनों जगहों पे शासन किया था। ठीक है। तो चार्ल्स का मतलब क्या होता है, कैरोलस। ठीक है, इसे लैटिन में कैरोलस कहा जाता है। तो ये जो एज बन गया है उसको कैरोलिन एज कहा गया। ठीक है, या कैरोलाइन एज कहा गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड टू बी बिहेडेड। तो सबके सामने ये पहले राजा बने इंग्लैंड के जिनको उनका सर कलम किया गया, उनका गला काट दिया गया था। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनका सर कलम किया गया, उन्हें मारा गया, तो किन कारणों से मारा गया ये जान लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है रिलीजियस मैटर, धार्मिक कारण था। और नेक्स्ट जो है बिलीफ इन एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका मतलब होता है कि जैसे उनके जो पिता थे जेम्स द फर्स्ट, वो क्या है ना 20 सालों से एक एक्सपीरियंस्ड किंग थे। वो पहले भी स्कॉटलैंड के किंग रह चुके थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। और उनका ये मानना था कि डिवाइन राइट ऑफ किंग, मतलब किंग के पास डिवाइन राइट है। वो अपने आप को भगवान के नीचे दर्जे का मानते थे, मतलब इंसानों से ऊपर, भगवानों से एक स्टेप नीचे, मतलब ऑलमोस्ट भगवान, खुद को भगवान मानते हैं। और उनका बिलीव ये रहता था, राजाओं का भी रहता था, बहुत सारे देशों में ऐसा रहा है कि राजा लोग मानते हैं कि वो देवता के समान है या फिर देवताओं ने उन्हें हमें शासन करने के लिए दुनिया में भेजा है। तो ऐसा ही बिलीफ रखते थे। उसके बाद का जो पॉइंट है वो हेवी टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे लोगों पर। साधारण लोगों से टैक्सेस लिया जा रहा था बहुत ज़्यादा। हालांकि इंग्लैंड में उस समय बाकी यूरोप से अगर तुलना की जाए तो इंग्लैंड में बहुत कम टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएग्रीमेंट विथ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के साथ उनका डिसएग्रीमेंट होने लगा, उनका विचार विमर्श मैच नहीं करता था एक दूसरे का, पार्लियामेंट का और उनका। आगे क्या होता है, सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर होता है 1642 से लेकर 1651 तक। और इस वॉर को और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम्स। इसे क्यों कहा गया है वॉर्स ऑफ थ्री किंगडम्स? इसका मतलब है यहाँ पे शामिल है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। और आपको ये समझना पड़ेगा जो यूनाइटेड किंगडम है वो इन सब को मिला के है। इसमें वेल्स भी शामिल होता है हालांकि। तो वेल्स होता है, उसके बाद स्कॉटलैंड होता है, इंग्लैंड होता है और आयरलैंड होता है। इन सब को मिला के अभी फ़िलहाल वहाँ पे नॉर्थ आयरलैंड है, उन चारों को मिला के यूके बनता है। तो इस टाइम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के इलाके को कहा जाता है। ठीक है, थ्री किंगडम्स। तो वही था ये थ्री किंगडम्स, इनके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और ये किन के बीच ये सिविल वॉर चला? तो चला था बिटवीन राउंड हेड्स वर्सेस कैवेलियर्स। अब ये राउंड हेड्स वाले कौन थे, ये मैंने यहाँ पे एरो दे के रखा है। जो राउंड हेड्स वाले थे वो थे पार्लियामेंटेरियन, और जो पार्लियामेंट वाले थे, और जो कैवेलियर्स थे वो थे रॉयलिस्ट, मतलब जो राजाओं के दल वाले थे, राजा के दल से जो लड़ते थे पार्लियामेंट में, उन्हें कहा जाता था। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध चलता रहा। तो चलिए अभी जान लेते हैं चार्ल्स द फर्स्ट के बारे में, और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो उनका जन्म कब हुआ था? वो जन्मे थे 1600 में, 1600 में। और वो जब जन्मे थे वो पहले से ही बीमार थे, उनका तबीयत कुछ अच्छा नहीं था। और माना जाता है कि वो स्टैमरिंग करते थे बहुत ज़्यादा एज के बाद भी, उतना ज़्यादा वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे उनके भाई की तरह। तो 1603 में हिज फादर बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वो स्कॉटलैंड के राजा थे, 20 सालों का उनके पास एक्सपीरियंस था। किनका? जेम्स, यानी कि चार्ल्स द फर्स्ट का, चार्ल्स का नहीं।
चार्ल्स द फर्स्ट नहीं, जेम्स द फर्स्ट का एक्सपीरियंस था 20 सालों का स्कॉटलैंड का किंग। मगर 1603 में जब एलिजाबेथ का डेथ हो जाता है तो उसके बाद ये बन जाते हैं वहाँ के किंग। कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, तो इंग्लैंड का किंग बनते हैं। एक्सेप्ट चार्ल्स द फर्स्ट फैमिली वेंट टू इंग्लैंड, उन्हें वहाँ पे छोड़ के चले गए क्योंकि वो बीमार रहते थे, वो सिक रहते थे, इसलिए उनको वहाँ छोड़ा गया और वो चले गए। मगर और एक बात है कि अगले ही साल 1604 में उन्हें फिर से इंग्लैंड में लाया गया। ठीक है, तो हेनरी फेडरिक हिज एल्डर ब्रदर, तो उनके बड़े भाई का नाम था हेनरी फेडरिक, और ही डाइट, बट वो मर जा रहे हैं। कब मर रहे हैं? 1612 में, मतलब 1612 में, ड्यू टू अ मिस्टीरियस फीवर। उनको कोई मिस्टीरियस फीवर हो गया था जिसके बारे में पता नहीं है क्या बीमारी हुई थी एग्जैक्ट, इसीलिए कहा गया है मिस्टीरियस फीवर। एट द एज ऑफ 18, तो बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। इन गिनीज बुक, अब देखिए गिनीज बुक में भी उनका नाम है किस तरह से, किसका नाम? चार्ल्स द फर्स्ट का नाम है। ही रेफर्ड एज इंग्लैंड्स शॉर्टेस्ट किंग। हाइट उनका बहुत ही शॉर्ट था, अकॉर्डिंग टू जो आगे राजा बने हैं उनके अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि इससे पहले इससे शॉर्ट हाइट का कोई राजा नहीं बना था। 5 फीट 4 इंचेस उनका हाइट था। हालांकि इंडिया के अगर हम बात करें, इंडिया में ऐसे हाइट को नॉर्मल हाइट माना जा सकता है, होता है बहुत सारे लोगों का, मगर वहाँ पे तो नहीं होता। वहाँ तो तकरीबन हर कोई 6 फुट के करीब का होता है। तो अकॉर्डिंग टू देम ही वॉज द शॉर्टेस्ट किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो जो चार्ल्स द फर्स्ट थे वो बड़े ही शाई नेचर के थे, साइलेंट थे और अकेले रहना पसंद करते थे, ये उनका नेचर था। और एक चीज़ बता दूं, जो उनके पैरों में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो थोड़े बो की तरह टेढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, किंग जेम्स द फर्स्ट वांटेड चार्ल्स टू मैरी स्पेन प्रिंसेस। तो वो उनके जो पिता थे जेम्स द फर्स्ट, वो चाहते थे कि चार्ल्स की शादी हो जाए किसके साथ? स्पेन के एक प्रिंसेस के साथ। तो पार्लियामेंट इस पे डिसएग्री करते हैं कि वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका मानना है कि जो स्पेन है वो एक कैथोलिक कंट्री है और इसके साथ साथ एनिमी भी है, उनके दुश्मन भी है इंग्लैंड के। तो एक तो है कि स्पेन कैथोलिक है और ये प्रोटेस्टाइन देश है, यहाँ पे एंग्लिकन चर्च है, यहाँ पे प्रोटेस्टाइन है। यहाँ पे हालांकि आयरलैंड में कैथोलिसिज्म भी है, बट जो मेन इलाका था वो था इंग्लैंड, जो कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते थे। उनके बीच विरोध होता था, जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम लेके लगा रहता है, तो वैसे वहाँ भी था। वहाँ हिंदू मुस्लिम तो नहीं था, मगर यही कैथोलिक, एंग्लिकन या फिर प्रोटेस्टाइन चर्च, इन सब में लगा रहता था प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है कि चार्ल्स प्लस ड्यूक ऑफ बर्गिंघम। तो ये जो थे ड्यूक ऑफ बर्गिंघम, ये कौन है? ये इसके साथ जाते हैं। कौन है ये? एक एडवाइज़र थे जेम्स द फर्स्ट के, ड्यूक ऑफ बर्किंघम। तो ये चार्ल्स के साथ जाते हैं स्पेन में फिर भी शादी की बात करने के लिए, मगर कुछ कंडीशंस दी जाती है लड़की के फादर की तरफ से, यानी वहाँ के जो राजा थे स्पेन के राजा, उनकी तरफ से। तो वो उसको मानते नहीं हैं, उन कंडीशंस को, कुछ शर्तें लागू की जाती है, तो उस पे वो खफा हो जाते हैं। और इस बीच ड्यूक ऑफ बर्किंघम के साथ झगड़ा हो जाता है वहाँ के एक मिनिस्टर के साथ, स्पेन के एक मिनिस्टर के साथ उनका बवाल हो जाता है, सीधी बात है। और इसकी वजह से वहाँ उनकी शादी नहीं हो पाती है। और मगर इससे एक चीज़ होता है कि लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि कोई कैथोलिक यहाँ की आगे होने वाली क्वीन बन जाए। ठीक है, तो इसलिए लोगों को तो पसंद आ गया, मगर जो ड्यूक थे वो चाहते थे कि उनकी शादी अगर नहीं हुई है तो हम वॉर करेंगे। वो राजा को उकसा रहे थे कि वो युद्ध लड़े किसके साथ? स्पेन के साथ, क्योंकि वहाँ उनका अपमान हुआ है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। 1624 में वॉर वॉज अनाउंस्ड अगेंस्ट स्पेन। स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाती है, जैसा कि बकिंघम चाहते थे वैसा ही होता है, मगर इसका विरोध किया जाता है पार्लियामेंट्स के द्वारा। फिर 1625 अगले ही वर्ष किसकी डेथ हो जाती है? जेम्स द फर्स्ट, यानी चार्ल्स के पिता की डेथ हो जाती है। और 1625 में ही उन्हें किंग बनाया जाता है। कहाँ का? इंग्लैंड का। चार्ल्स द फर्स्ट वॉज मैरिड
अब वो शादी करते हैं हेनरिटा मारिया से। हेनरिटा मारिया कौन है? वो एक फ्रेंच प्रिंसेस थी और साथ ही साथ वो कैथोलिक थी। यहाँ पे हो गया गड़बड़। जैसे कि पार्लियामेंट्स या फिर देश वाले नहीं चाहते थे कि कोई भी कैथोलिक यहाँ पे रानी बन के आए, तो वैसा ही हुआ। पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट चले गए, इस शादी के खिलाफ चले गए और जून 1625 में चार्ल्स द फर्स्ट वांटेड फंड फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये असल में पार्लियामेंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मगर ये पार्लियामेंट होगा। यहाँ पे पार्लियामेंट से वो फंड, एक्स्ट्रा फंड चाहते हैं ताकि वो स्पेन के खिलाफ एक वॉर छेड़ पाए। मतलब यहाँ पे तो शादी नहीं हुई उनकी स्पेन में, मगर अब तो उनकी जो शादी हेनरिटा मारिया से हो चुकी है, फ्रेंच वाले प्रिंसेस के साथ, मगर वो अभी भी बदला लेना चाहते हैं। और ये बदला लेने को जो उसका रहा था वो बंदा कौन था? वो था ड्यूक ऑफ बकिंघम। वो चाहता था असल में, तो उसी के हिसाब से ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट वाले तो पहले नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो, मगर ज़बरदस्ती वो वहाँ पे पार्लियामेंट की बैठक करवाते हैं और पार्लियामेंट को कहते हैं कि आप लोग फ़ंड इकट्ठा कीजिए। और वो फ़ंड कैसे इकट्ठा होगा? लोगों पे टैक्स इम्पोज कीजिए, लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए। और वही होता है, वो ज़बरदस्ती करते हैं। और इसका वॉर का रिज़ल्ट क्या होता है? लास्ट पॉइंट जो मैंने दिया यहाँ पे इस बोर्ड में, तो लास्ट पॉइंट में ये रिज़ल्ट निकलता है कि वो लोग हार जाते हैं। और ये जो वॉर ऑपरेट कर रहा था वो था ड्यूक ऑफ बकिंघम, जो पहले ही जेम्स द फर्स्ट के एडवाइज़र रह चुके थे। तो वो चाहते थे वॉर, और वॉर भी हुआ, मगर वॉर में लॉस हो गया, वो हार गए। और इससे क्रिएट हो जाता है और भी ज़्यादा लोगों के अंदर राजा के प्रति घृणा। तो एक तो पहले युद्ध हार चुके थे, फिर पहले तो जुलाई 1625 और अब दिसंबर 1625 को फिर से पार्लियामेंट को कॉल किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप लोग फिर से टैक्स रेस कीजिए, बढ़ा दीजिए, ताकि हम दूसरा वॉर लड़ पाए स्पेन के खिलाफ। ठीक है, मगर पार्लियामेंट जो है वो चाहती थी कि ड्यूक ऑफ बकिंघम, जो इन सब के पीछे शामिल है, उसे अरेस्ट कर लिया जाए। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, ड्यूक ऑफ बकिंघम, इसी के पीछे पार्लियामेंट पड़ जाती है। पार्लियामेंट चाहती है कि इसे अरेस्ट कर लिया जाए, बट जो किंग थे वो उसे अरेस्ट तो दूर की बात, उनको प्रमोशन देते हैं। किस तरह का? उन्हें चांसलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है और इससे उनका और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ा दिया जाता है। जहाँ की उसे अरेस्ट करना चाहिए था, मगर इसके बदले क्या होता है, उन्हें तो अरेस्ट भी नहीं किया जाता, दूसरी तरफ उन्हें चांसलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है और साथ ही साथ 2 पार्लियामेंट मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है? अभी हो जाता है अगस्त 1625, 2 साल बाद, दो साल के बाद बकिंघम की हत्या हो जाती है, उनका असैसिनेशन किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। ठीक है, तो 1629 में क्या होता है? ये वाला जो पूरा ब्लेम है वो किंग किस पे लगाते हैं? किसने हत्या की? उनका मानना था कि ये जो हत्या हुई है वो पार्लियामेंट्स वालों ने ही की है। तो वो उस पर आरोप लगा देते कि पार्लियामेंट्स की वजह से ही, या फिर उन्हीं के लोगों ने मारा है, मगर इसका कोई सबूत नहीं था किसने उन्हें मारा है। मगर राजा समझ गया था कि उन्होंने ही मारा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाके क्या होता है, 1629 से लेके 1640 तक वो विदाउट पार्लियामेंट रूल करते हैं। यहाँ पे कोई पार्लियामेंट था ही नहीं, बिना पार्लियामेंट के ही वो अकेले रूल कर रहे थे। इससे पहले क्या था कि पार्लियामेंट भी उनके साथ आता था, काम करते थे, मगर अभी उन्होंने पूरे तरीके से उनका हस्तक्षेपण बंद कर दिया। वहाँ बोला कि आप लोगों को नहीं आना है, पार्लियामेंट बंद रहेगा, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, वो उनके अगेंस्ट चले जा रहे थे। इसीलिए 11 सालों तक वहाँ पे टायरनी चली, वहाँ पे वो अपना ही कड़क शासन चलाते रहे। एक ऐसा शासक बन गए जिसे लोग पसंद नहीं करते थे, अपने जुर्मों को ढाए जा रहे थे वहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेड पीस विथ स्पेन एंड फ्रांस बट ही कुड नॉट गेट मनी। एक तरफ तो वो स्पेन और फ्रांस के साथ अभी दोस्ती बना रहे थे, वहाँ पे शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका जो ड्यूक ऑफ बकिंघम था उनकी हत्या हो चुकी थी, तो उनका एक एडवाइज़र चला गया था। तो उन्हें लग रहा था कि अभी मुझे अकेले ही डील करना है, साथ में पार्लियामेंट भी नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे शांति कायम की।
किनके साथ? स्पेन और फ्रांस के साथ। बट उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे की कमी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की कमी उन्हें समझ में आ रही थी। तो 1634 में उन्होंने क्या किया था? शिप मनी, एक तरह का टैक्स होता है, उसे इम्पोज कर दिया पूरे देश में। ये क्या था कि प्रीवियसली जो पीपल थे, लोग थे वहाँ के रहने वाले, वो जो कोस्टल एरियाज़ में रहते थे, उन्हें ये टैक्स देना पड़ता था, और ये भी उस समय जिस समय वॉर चलता हो तब। मगर अभी कोई भी वॉर नहीं चल रहा था, फिर भी उन्होंने शिप मनी इम्पोज की, शिप मनी का टैक्स लगा दिया। तो हर इंसान को हमेशा, वो चाहे कोस्ट पे रहे या युद्ध ना भी हो, तो भी उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये लोगों के लिए एक मुसीबत बन चुकी थी। और इससे पहले 1633 में, 1633 में उन्होंने अपॉइंट किया था विलियम लॉर्ड को, जो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी बने। तो उन्होंने अपॉइंट किया एज अ आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, ठीक है। और ये कौन थे? ये एक एंग्लिकन इंसान थे, जो एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी को मानते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 3 प्रकार की क्रिश्चियनिटी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती थी उस समय। तो एक तो था एंग्लिकन, दूसरा था प्रोटेस्टाइन, और तीसरा था कैथोलिक। तो ये थे एंग्लिकन वाले। तो इन्होंने एक बुक, जो कहा जाता है कॉमन प्रेयर बुक के नाम से, फोर्सफुली लोगों को बोला गया कि आप लोग सभी इसी बुक का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द प्रेयर करते वक्त आप सभी इसी को ही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ की ना जो प्रोटेस्टाइन हो, चाहे वो एंग्लिकन हो या फिर वो कैथोलिक हो, सभी को एक ही बुक का इस्तेमाल करना था। तो इस पे लोग और भी ज़्यादा खफा होने लगे उनसे। तो सिलसिला आगे बढ़ता है। 1640 आते आते चार्ल्स द फर्स्ट जो थे, वो फेस क्या करते हैं? बैंकरप्टी, मतलब वो पूरे तरीके से उधारी में पड़ चुके थे। वो बैंकरप्ट हो चुके थे, उनके पास पैसा नहीं था। तो वो क्या करते हैं? अब फिर से पार्लियामेंट को बुलाते हैं, कॉल शॉर्ट पार्लियामेंट, टू रेज मनी फॉर वॉर। फिर से वो वॉर करना चाहते हैं और उनको मनी चाहिए, पैसा चाहिए। और ये वॉर अब की बार स्पेन के साथ नहीं था, बल्कि स्कॉटलैंड के साथ था। अगेंस्ट द किस कारण लग रहा था? ये स्कॉटलैंड के अगेंस्ट तो था, मगर ये कारण था बिशॉप वॉर। यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कि हम जानते हैं कि स्कॉटलैंड एक प्रोटेस्टेंट इलाका था, तो वहाँ के लोग एंग्लिकन बुक को नहीं मान रहे थे। जो बुक पहले ही मैंने कहा है कि यहाँ पे शामिल किया गया था, जो बुक आपका कहा जाता है कॉमन प्रेयर बुक, जो विलियम लॉर्ड ने यहाँ पे लगवाया था, बोला गया था कि सभी इसी को प्रे करेंगे। तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो इसके अगेंस्ट एक वॉर का चाहते थे राजा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन था, मगर इससे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए वो लोग, ये वॉर रुका नहीं। तो इस बीच ओलिवर क्रॉमवेल, ये एक विशेष नाम है हिस्ट्री में, इंग्लैंड की हिस्ट्री में, तो ये अब सामने आते हैं। वो पहले से ही तैयार हो रहे थे, वो समझ रहे थे। तो उन्होंने एक आर्मी बना ली थी, जिसका नाम पड़ गया था न्यू मॉडल आर्मी, 1645 में। और इस आर्मी के साथ युद्ध होता है, किसका? किंग चार्ल्स द फर्स्ट का। और वो हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? किंग हार जाते हैं, और उन्हें बना दिया जाता है बंदी बनाया जाता है। और उन पे फिर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता है। और ट्रायल भी चलता है कोर्ट में, तकरीबन 3 दिनों तक ये ट्रायल चलता है। और उनसे बोला जाता है कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं कोई सफाई नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि क्या हक है आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, किस अधिकार से मुझे यहाँ बंदी बनाया गया है? तो वो कहते हैं कि मैं जवाबदेही तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं केवल भगवान को ही जवाबदेही हूँ। क्योंकि वो अपने पिता की तरह मानते थे कि राजा ही सब कुछ है देवता के नीचे, केवल देवता को ही वो अपना जवाब देंगे, इंसानों को नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि 59 जजेस अपने उनके डेथ वारंट पर साइन करते, जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल भी शामिल रहते हैं। वो 3rd बंदे थे जिन्होंने साइन किया था उनके डेथ वारंट पे। और ये घोषणा की जाती है कि उनको सजाए मौत दी जाएगी। और ये 30 जनवरी 1900 नहीं होगा, 1649 होगा, मिस्टेकनली लिख चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग समझदार हैं तो समझ जाएंगे। 1649 को उन्हें बीहेड किया जाता है,
तो बेहेड किया जाता है और उनको दफनाया जाता है इज़्ज़त के साथ। पहले तो काट दिया जाता है सर, फिर उसको सील के फिर से उन्हें दफना दिया जाता है सम्मान के साथ। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो फिनिश हो जा रहा है। हिस्ट्री के तौर पे अगर हम देखें तो कैरोलाइन एज यहीं पे ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि हमने पहले ही देख चुके हैं कि 1625 से लेकर 1649 तक का किस्सा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1649 जनवरी 30 को उन्हें उनका सर कलम किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। तो असैसिनेशन तो नहीं, यहाँ सबके सामने ही उनको मारा गया था। तो इसी के साथ इंटररेग्नम पीरियड शुरू होता है, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं, जिसको कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड। तो ये सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। मगर इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे और उनके क्या वर्क्स थे, उसे थोड़ा जान लेते हैं। तो इस समय के जो राइटर्स थे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नाम रखा है रॉबर्ट बर्टन का। इन्होंने लिखा था द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, और ये उन्होंने लिखा था 1621 में। तो ये उनके नाम से नहीं था, उन्होंने जब ये पब्लिश किया था वो एक स्यूडोनेम से लिखते थे। तो वो था डेमोक्रेटिक्स जूनियर, इस नाम से वो लिखा करते थे, अपना असली नाम छुपाते थे, इस नाम से लिखा करते थे। जैसे बहुत सारे आपको राइटर्स मिलेंगे लिटरेचर में, हर साहित्य में ही मिल जाते हैं जो स्यूडोनेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थॉमस ब्राउन पे। उन्होंने लिखा था रिलीजियो मेडिसी। ठीक है, रिलीजियो मेडिसी का एक और नाम है, ये उन्होंने लिखा था, पब्लिश हुआ था 1643 में, और इसको और एक नाम से जाना जाता है द रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, और इसमें उन्होंने साइंस को और रिलीजन को एक साथ प्लस कर दिया था, ऐड करा, एक साथ जोड़ दिया था। नेक्स्ट है थॉमस फुलर। इन्होंने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द होली वॉर्स। तो ये लिखा था उन्होंने 1639 में। नेक्स्ट आता, तो थॉमस हुबर ने जो लिखा था उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द होली वॉर 1639 में। थॉमस हॉबर्स ने लिखा था लिवियाथन, और ये लिवियाथन लिखा था 1651 में। दिस इज़ द डिफेंस ऑफ द किंग, इन द डिफेंस ऑफ द किंग, मतलब राजा की तरफ से लिखा था, वो उनके साइड से लिख रहे थे, उनके साइड में वो मतलब उनको मानते थे, राजा को मानते थे, तो इसलिए उन्होंने ये लिवियाथन लिखा था। नेक्स्ट है इज़ाक वॉल्टन, उन्होंने लिखा था द कंप्लीट एंगलर 1653 में। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस राइटर पे, जिनका नाम है जॉन मिल्टन। इनको तो हर कोई जानता है। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा था ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में। ये उस समय वो लिख रहे थे जब वो पहले एंग्लिकन्स को ज्वाइन करना चाहते थे, मगर वहाँ पे कुछ करप्ट लोगों को देखते हैं, वहाँ के लोगों को उनका वाद विचार सुन के उन्हें पसंद नहीं आता है, और वो उन्हें उसके अगेंस्ट पे लिख देते हैं कि रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है 1641 में। उसके बाद लिखते हैं एनिमेट वर्जन 1641 सेम ईयर। नेक्स्ट वो लिखते हैं द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट 1642। नेक्स्ट लिख रहे हैं द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643। इस समय आपको जानना पड़ेगा कि ये उस वक्त से कुछ साल पहले शादी कर चुके थे, मगर उनकी शादी कुछ ठीक ठाक चल नहीं रही थी, उनका रिलेशन ठीक नहीं था। तो वो यहाँ पे डाइवोर्स को जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि डिवोर्स कर ले, इसीलिए वो चाहते थे कि जस्टिफाई करके लोगों तक दिखाए पहले कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और ये सही चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने लिखा इसको। नेक्स्ट है द टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ये लिखा था उन्होंने 1649 में। यहाँ पे वो जस्टिफाई करते हैं द डेथ ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट, मतलब चार्ल्स द फर्स्ट को जिस तरह से मारा गया था वो सही है, वो यहाँ पे इस चीज़ को ठहराते हैं। तो वो लिख रहे हैं 1649 में। और नेक्स्ट जो राइटर है उनका नाम है जेरेमी टेलर। उन्होंने लिखा था द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग 1646 में। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको उम्मीद है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल चुके हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चाहे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो अगर नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उम्मीद करेंगे कि हमारा सपोर्ट
आपको ज़रूर मिल रहा होगा, हम जो मदद कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।